आज हम लोग सीखेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल के बारे में, एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, किसने किया, कैसे किया, हर एक इक्विपमेंट का डिटेल देखेंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ईयर्स में रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली। तब उन्होंने 1909 में अपने 2 जूनियर स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि आप ये एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करो, ठीक है, उसको करो और मुझे ऑब्जर्वेशन बताओ। तब उन दोनों बंदे ने 1911 में ऑब्जर्वेशन दिया अर्नस्ट रदरफोर्ड को अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में, ठीक है। और वो दोनों का नाम गिंगर और मार्सडेन है। कहीं कहीं ये दोनों भी के नाम मिलेंगे आपको बुक्स में या साइट में गूगल करोगे तो। लेकिन वो दोनों का नाम इस एक्सपेरिमेंट में इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि ऑन दैट टाइम जब वो एक्सपेरिमेंट किए थे वो दोनों, तब उनकी ग्रेजुएशन भी नहीं थी ठीक से, इसलिए इस मॉडल का नाम अर्नस्ट रदरफोर्ड पड़ा, अर्नस्ट रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अर्नस्ट रदरफोर्ड भी एक स्टूडेंट थे, और वो भी किनके स्टूडेंट थे? जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, जिन्होंने सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था। मतलब एटम का स्ट्रक्चर सबसे पहला देने वाले जे थॉमसन थे। उसी के स्टूडेंट ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। मतलब टीचर अच्छा हो तो स्टूडेंट अच्छा हो जाता है। वाह। चलो अब एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे डिज़ाइन किया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने एक लेड बॉक्स लिया, ठीक है। लेड बॉक्स में एक अल्फ़ा पार्टिकल एज अ सोर्स यूज़ किया, ठीक। अल्फ़ा पार्टिकल इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो एक फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है। उसकी एनर्जी कितनी है सोचो, उसकी एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो आपको पता होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। मेगा का पावर क्या होता है? 10⁻6। क्लियर? इतने रेंज में अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है वहाँ से सोर्स, और उसको किस चेम्बर में बंद किया गया? एक लेड के चेम्बर में, ठीक। अब कौन सा पार्टिकल, कौन सा सोर्स होगा जिससे अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा? जैसे कि हम लोग पढ़े हैं बुक में, बिस्मिथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया, बिस्मिथ का यूज़ किया, अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज कर रहे हैं। बट भाई अल्फ़ा पार्टिकल तो जब रिलीज होगा तो वो ऐसे वैसे इधर उधर चारों तरफ जाएगा, उसको तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन में चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन में लेके गया गया है। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्रेट ले जाने के लिए लेड ब्रिक्स का यूज़ किया। लेड ब्रिक्स की एक प्रॉपर्टी क्या थी कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। मीन्स जैसे अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा और वो अनवांटेड साइड में टकराएगा तो वो लेड ब्रिक्स क्या करेगा? उस अल्फ़ा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिस पॉइंट पे वो होल है उस जगह पे अल्फ़ा पार्टिकल क्या जाएगा? स्ट्रेट मोशन में जाएगा। क्लियर? अब वो स्ट्रेट मोशन में जाके गोल्ड फॉइल से टकराएगा। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया? हम लोग ने क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में कि गोल्ड की प्रॉपर्टी क्या है? वो मेलिएबल है, वो एज अ थीन से भी थीन हो सकता है। मतलब उसको पीट के हम लोग बहुत ही पतला कर सकते हैं, फाइन शीट। और रदरफोर्ड को एक लेयर चाहिए था, मतलब वन पीस ऑफ लेयर, मीन्स सिर्फ 1 एटम का लेयर हो ऐसा प्लेट शीट चाहिए था उनको। मीन्स वहाँ पे दूसरा एटम का स्ट्रक्चर ना बने, इतना पतला उनको गोल्ड या कोई भी चीज़ चाहिए था। तो उन्होंने वो गोल्ड में पाया। मीन्स गोल्ड मटेरियल ऐसा है जिसको हम मेलिएबल कर सकते हैं, इतना मेलिएबल कर सकते हैं कि वो एक एटम के थीन शीट जैसा हो जाए। इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल चूज़ किया। अब अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकरा के चारों तरफ मतलब डाइवर्ट होता है, तो चारों तरफ रदरफोर्ड ने जिंक सल्फाइड का ग्लास स्लैब लगा दिया। ग्लास स्लैब, वो भी जिंक सल्फाइड का। अब पूछो जिंक सल्फाइड का ही क्यों लगाया? जिंक सल्फाइड में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट टकराएगा तो वो एक फ्लैश लाइट देगा, मीन्स एक टॉर्च की तरह वो चमकेगा, ठीक है। स्क्रीन पे वो एक लाइट दिखाई देगा,
जहाँ पे वो बीम टकराएगा उस ग्लास स्लैब में, उस जगह पे एक लाइट फ्लैश करेगा, ठीक है, इसलिए वो उन्होंने जिंक सल्फाइड का यूज किया। क्लियर? एक और इम्पॉर्टेंट बात, अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स में हीलियम के एटम होते हैं। हीलियम मतलब He2+, ठीक है, He2+ के एटम होते हैं, जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर? और He2+ इसलिए है क्योंकि उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकल चुके हैं, ठीक है, दैट इज 2+, इसलिए He2+ अल्फा पार्टिकल में होते हैं। क्लियर? एज अ नॉलेज मैं ये बता दूं कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो दिख रहा है 2+ है और इसका मास है 4U, 4 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। रदरफोर्ड ये सोच के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करेगा बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड फॉइल, बट जैसे कि हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल हेवियर है प्रोटॉन से, दैट्स वाई उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लास्ट डिफ्लेक्शन जो इस एक्सपेरिमेंट में दिखाई दिया, ठीक है। बट दिस एक्सपेरिमेंट लाइक गेव अ टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। चलो अब ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए, ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से। क्लियर? पर रदरफोर्ड सरप्राइज हो गए ये देख के कि 1 out of 12,000 अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड, मतलब 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल जैसे गया वैसे ही वापस आ गया, मतलब वो रीबाउंड हो गया। समझ गए होगे? जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए। ये 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे उनके एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। अब नाउ फाइनली कंक्लूजन को देखते हैं एग्जैक्टली उन्होंने क्या निकाला। तो पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि एटम के अंदर में जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स एम्प्टी स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उनका पहला ही ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट में पास हो गया है, एकदम सीधा पास हो गया है। दैट मीन्स इसका मतलब क्लियर पता चल रहा है कि एटम में स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर? नाउ सेकेंड कंक्लूजन क्या था? सेकेंड कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। अब डिफ्लेक्शन क्यों होता है ये भी जानो। डिफ्लेक्शन तो तभी होगा ना जब सेम चार्ज आपस में टकराएंगे। तो अल्फा पार्टिकल तो हम लोग को पता है वो पॉजिटिव चार्ज है, और हमारा न्यूक्लियस जो सेंटर पे है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिसके अंदर है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव टकराता है तभी डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब हमको न्यूट्रॉन का चार्ज तो उसमें न्यूक्लियस का चार्ज या न्यूट्रॉन का चार्ज तो पता नहीं था उस वक्त, बट अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता था ना कि उसका पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स वो स्मॉल अमाउंट में डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब डिफ्लेक्शन का मतलब रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन बहुत ही कम हो रहा है। दैट मीन्स वो सेंटर बहुत ही छोटा है, जो भी न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा स्पेस लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अब थर्ड कंक्लूजन क्या था? थर्ड कंक्लूजन में ये पता लगा कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसा था, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का मास है, गोल्ड मेटल में जो एटम है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज का मास है वो सेंटर में कहीं स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेटेडली बैठा हुआ है। एक स्मॉल स्पेस और मास लेके एक स्मॉल जगह पे वो बैठा हुआ है। ये उनका थर्ड पॉइंट था। फाइनली रदरफोर्ड के इस मॉडल ने तो न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया कि न्यूक्लियस सेंटर पे है और बहुत ही स्मॉल स्पेस लेके बैठा हुआ है। पर उस एक्सपेरिमेंट के कुछ लिमिटेशन भी थे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया ठीक से। रदरफोर्ड के पोस्टुलेट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बहुत ही हाई स्पीड में, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड। क्लियर? और वो भी फिक्स ऑर्बिट में, ऐसा रदरफोर्ड के पोस्टुलेट ने कहा। पर फर्दर जब हम आगे पढ़े, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो आगे के चैप्टर्स में हम क्लियर करेंगे।
तो आज की वीडियो में हम लोग ने देखा कि रदरफोर्ड ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या कंक्लूजन था, क्या ऑब्जर्वेशन था और इम्पॉर्टेंट क्या लिमिटेशन था इनका। आई थिंक मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश की थी कि आप लोग समझ जाओ, आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक देम एंड शेयर टू ऑल।